सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों के राजन सीरीज के मोस्ट इम्पोर्टेंट अतलग उत्तरी क्वेश्चंस को। और ये आपका फर्स्ट पेपर है, यानी कि शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। आपका फर्स्ट पेपर पूरा का पूरा 50 नंबर का ये पेपर होता है, आप लोगों को पता ही है। और आप सभी लोगों को पता है कि जितने इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं उतने ही इंपॉर्टेंट अतलग उत्तरी क्वेश्चन भी होते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और दोस्तों, ये हम पढ़ेंगे 3 पार्ट में, आज ही मैं बता दे रही हूँ आपको। तो आज इस वीडियो में हम आपका फर्स्ट पार्ट अतलग उत्तरी कराने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मूल्यांकन की 2 विशेषताएं लिखिए। दोस्तों, मापन और मूल्यांकन मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ा दिया है पूरी क्लासेस में। जिन भी प्रशिक्षुओं ने अच्छे से पढ़ा है, जिन प्रशिक्षुओं ने नहीं पढ़ा है, आप लोग पढ़ लीजिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप मास्टर क्लास को देख सकते हो। मास्टर क्लास में पूरा का पूरा सारा चैप्टर, पूरा सब्जेक्ट एक ही वीडियो में पढ़ा करके खत्म कर दिया है। तो वो वीडियोस आपके बहुत काम की है, तो मास्टर क्लास जरूर देख लीजिएगा। तो मूल्यांकन की 2 विशेषताएं कौन कौन सी? तो सबसे पहली जो विशेषता है, इसको आप लोग बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए कि जो मूल्यांकन होता है वो व्यापक होता है। ये व्यापक होता है और ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सतत का मतलब होता है लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जो आज के एग्जाम्स होते हैं, जो आज के समय में आप देखते हो बच्चों का एग्जाम हर हफ्ते में लिया जाता है। इस तरीके से पहले क्या होता था, पहले केवल जो हाफ ईयरली एग्जाम है वो 6 मंथ पे होता था, और फिर उसके बाद जो ईयरली एग्जाम है वो 1 साल पे होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो मूल्यांकन है वो लगातार हर एक हफ्ते में, हर एक महीने में होता है। इससे क्या होता है, बच्चों के ऊपर पढ़ाई का जो बोझ है वो नहीं होता है और बच्चे आसानी से धीरे 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 पूरे के पूरे जो पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लेते हैं बहुत ही आसानी से, और पढ़ाई का जो बोझ है उनके ऊपर नहीं पड़ता है एकाएक। तो इस तरीके से जो मूल्यांकन है वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है, जिसमें बच्चों का मूल्यांकन सही से हो पाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सतत मूल्यांकन का क्या महत्व है? तो सतत मूल्यांकन का क्या महत्व, देखिए, इसको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में समझा जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम बच्चे को केवल पढ़ाते जाएंगे और उसका मूल्यांकन नहीं करेंगे तो हम ये नहीं जान पाएंगे कि बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि बच्चे का समय समय पर मूल्यांकन किया जाए, और इसीलिए मूल्यांकन को शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना गया है। और इसमें अधिगमकर्ता बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान देता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो बालक है उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान दिया जाता है। उसका भावात्मक विकास, उसका जो संज्ञानात्मक विकास है, उसका कौशलात्मक विकास है, ये तीनों विकास अच्छे से उस बच्चे के हो पाए। अब आते हैं शैक्षिक नवाचारों पर। क्वेश्चन नंबर 3 में यही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, शैक्षिक नवाचारों के उद्देश्य बताइए। तो शिक्षा में जो नए नए प्रयोग करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, शैक्षिक नवाचार कहते हैं। तो शिक्षा में शिक्षण नवाचारों के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य शिक्षण व्यवस्था को विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा में आगे पहुंचाना है, जिससे कि संसार में हमारी शिक्षा प्रणाली आदर्श रूप में जानी जाए। तो शिक्षण में अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाना। अब सरल और प्रभावी हम कैसे बना सकते हैं? टीएलएम के माध्यम से, आसानी से, कविताओं कहानियों के माध्यम से। किसी कॉन्सेप्ट को हमें समझाना हो तो उसके लिए अच्छा सा हम टीएलएम बना करके बच्चों को आसानी से समझाएं। तो इस तरीके से हमें नए नए नित्य प्रयोग करने होते हैं, जिससे किसी भी टॉपिक को आसानी से बच्चों को समझाया जा सके, और इस तरीके से बच्चों की जो सीखने की प्रक्रिया होती है उसको हम सरल और आसान बना सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए तीसरा है, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, जिससे कि छात्रों में अंतर्निहित प्रतिभाओं का विकास किया जा सके। तो शैक्षिक नवाचारों का जब हम प्रयोग करते हैं तो इससे बच्चों के अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा होती है वो भी बाहर निकलती है। छात्रों एवं शिक्षकों का नवीनतम वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास लाना है, जिससे कि वे अंधविश्वास एवं कुरीतियों से दूर रह सके। अंधविश्वास और जो कुरीतियां हैं, इसके लिए शिक्षक को ही जागरूक होना पड़ेगा, और जब शिक्षक जागरूक होगा तो वो बच्चों को जागरूक कर पाएगा, और जब बच्चे जागरूक होकर के समाज में जाएंगे तो वही तो समाज का निर्माण करते हैं। तो बहुत जरूरी है कि जो अंधविश्वास फैले हुए, जो कुरीतियां फैली हुई है हमारे देश में या हमारे आसपास, उन सभी को एक शिक्षक ही खत्म कर सकता है। तो ये सब चीजें भी इसी के अंतर्गत आती हैं, शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत ही आती हैं। और इसके माध्यम से आप देखते हो मीना मंच कराया जाता है, बाल सभा कराई जाती है, जिसमें
खासकर मीना मंच में अगर देखा जाए तो लड़कियों के विषय में ही बताया जाता है कि किस तरीके से लड़कियां लड़कों से कम नहीं है और किस तरीके से लड़कियों को अपनी साफ सफाई पर, स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए और किस तरीके से जो लड़कियों की पढ़ाई है वो बहुत जरूरी होती है। तो ये सारी चीजें हैं जो भी हमारे समाज में जो भी कुरीतियां हैं, जो अंधविश्वास है, उनको भी शैक्षिक नवाचारों के माध्यम से हम दूर करते हैं। फिर है शैक्षिक नवाचारों का प्रमुख उद्देश्य छात्रों द्वारा प्राप्त ज्ञान को स्थायी बनाना है, क्योंकि जब छात्र क्रियाशील होकर ज्ञान प्राप्त करेगा तो वह अस्थायी होगा। जब बच्चा प्रयोग करके कुछ सीखेगा तो निश्चित रूप से वह अस्थायी ही होगा। ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है, आप देख सकते हो एग्जाम में। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। कभी भी अगर अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन आता है तो इतने बड़े में आप उत्तर मत दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है मिलना आपको एक ही नंबर है, तो इसमें से मैक्सिमम आप 2 से 3 पॉइंट लिखिएगा, 5 मत लिखिएगा, क्योंकि मिलना आपको एक ही नंबर है। और जो आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं वो 2 नंबर के होते हैं, तो उसमें भी आपको कोशिश करनी है कि अधिक से अधिक आपका आधा पेज का वो पूरा का पूरा आंसर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको 10 लघु उत्तरीय क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। 2 घंटे के पेपर में आपके पास टाइम बहुत कम होता है, तो अगर आप टाइम सही से मैनेज करके नहीं चलेंगे तो आपके क्वेश्चन छूट भी सकते हैं। तो गणितीय कौशल को संक्षेप में बताइए। तो गणितीय कौशल के अंतर्गत शीघ्रता एवं शुद्धता से गणना करने की योग्यता, तार्किक ढंग से विचार करने की योग्यता, क्रम एवं आकृतियों को पहचानने व उसमें अंतर करने की योग्यता, दैनिक जीवन की साधारण समस्याओं में गणितीय प्रत्ययों के प्रयोग की योग्यता आदि को शामिल किया जाता है, जिनका बालक में विकास किया जाना आवश्यक होता है। तो गणितीय कौशल के अंतर्गत बच्चों को मेनली किस तरीके से बच्चों को गिनतियों के बारे में सिखाना है, कैसे उनको जोड़ घटाने के बारे में हम कंकड़ के माध्यम से, फलों के माध्यम से, गेंदों के माध्यम से बच्चों को हम सिखा सकते हैं। क्रम और आकृतियों के, यानी कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, किस तरीके से बच्चों को ये समझाएंगे हम किसके बाद क्या आता है। आकृतियों के बारे में कौन सा त्रिभुज है, कौन सा चतुर्भुज है या घन, घनाभ, इन सब के बारे में बच्चों को हम बताएंगे और उनमें अंतर करने की योग्यता, ठीक है। दैनिक जीवन में बच्चा दुकान पर कोई सामान लेने गया तो उसने चीनी खरीदी, उसने टॉफी खरीदी, तो उसने कितने कितने रुपए की क्या क्या खरीदा, फिर उसने कितने रुपए खर्च किए, कितने रुपए उसने दुकानदार को दिए, फिर उसने कितना वापस किया। तो ये सारी चीजें बच्चों को दैनिक जीवन की जो समस्याएं होती हैं जिनको वो रोज फेस करते हैं उसके बारे में बच्चों को समझाते हैं और बच्चे आसानी से समझ जाते हैं और वो आसानी से करके आपको दिखाते भी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, अस्थायी कौशल से आप क्या समझते हैं? भाषा कौशल से हमारा तात्पर्य बालक के भीतर विभिन्न भाषाई कौशल, भाषा संबंधी दक्षताओं का विकास करने से है। बालक के जीवन में जितना महत्व भाषा का है उतना महत्व अन्य किसी वस्तु का नहीं है। अतः बालक के भीतर भाषा संबंधी कौशल जैसे कि सुनना, बोलना, पढ़ना व लिखना आदि का विकास करना अत्यंत आवश्यक है। भाषा का विकास करना बच्चे के अंदर बहुत जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि भाषा को बच्चा सुनते हुए बड़ा होता है, फिर वो सुन सुन करके फिर वो बोलना सीखता है, फिर वो पढ़ना सीखता है, फिर वो लिखना सीखता है। और इस तरीके से भाषा जब बच्चे से सीख जाता है तो उसको कोई भी चीज हम समझा पाएंगे, बता पाएंगे। अगर उसने भाषा ही नहीं सीखी है तो हम उसको ना तो सही से पढ़ा पाएंगे, ना लिखा पाएंगे, ना तो बच्चा समझ पाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, परीक्षण और मापन की किन्हीं 2 समानताओं को बताइए। परीक्षण और मापन की किन्हीं 2 समानताओं के बारे में आप बताइए। तो परीक्षण एवं मापन दोनों मूल्यांकन की ही प्रक्रियाएं होती हैं, चाहे परीक्षण हो चाहे मापन हो, दोनों शिक्षण के ही अभिन्न अंग हैं। तो चाहे परीक्षण हो चाहे मापन हो, ये दोनों ही मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं और ये भी क्या है, शिक्षण प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और ये जो आपका राजन सीरीज में पढ़ा रही हूँ ये 2023 संस्करण है, यानी कि बिल्कुल नया नया है। और यहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा विस्तार करके मैं आपको बताऊं ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, मौखिक परीक्षा के 2 गुण लिखिए। तो मौखिक परीक्षाएं, इनके जो 2 गुण हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है, मौखिक परीक्षाएं निदानात्मक कार्यों के लिए अति उपयोगी हैं, छात्रों में आत्मविश्वास जागृत करती हैं। और मौखिक परीक्षाओं का मतलब क्या होता है, किस तरीके से होता है? जैसे अब बच्चों को हमने कहा कि आपको अपना अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है, यानी कि आपको अपने बारे में बताना है। तो सबसे पहले एक बच्चा आएगा तो आपसे बताएगा उसका नाम क्या है, उसके पिता का क्या नाम है, उसके माता का क्या नाम है, वो किस स्कूल में पढ़ता है, कितने भाई बहन है, उसका घर कहाँ है, ये सारी बातें, उसके गाँव का नाम क्या है। तो बच्चा बहुत ही आत्मविश्वास के साथ ये सारी बातें एक बच्चा बता करके जाता है। दूसरा आता है तो वो भी इस तरीके से बताता है। ठीक है, तो इस तरीके से छोटे बच्चों की आप इस तरीके से मौखिक परीक्षा ले सकते हो। ठीक है,
और यहाँ पर दोस्तों देखिए, छात्रों में आत्मविश्वास कैसे जागृत होता है। जब बच्चे कोई भी बात कहेंगे, कोई भी बात अपने मन से कहेंगे, या जब उन्हें कोई चीज अच्छे से आएगी तो उसको आत्मविश्वास से कहेंगे। तो जो मौखिक परीक्षा होती है, पहले टीचर अच्छे से बच्चों को सिखाते हैं कैसे, किस तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, कैसे बोलना है, ये सारी बातें जब बच्चों को सिखाते हैं तो तब जब वो खुद उन चीजों को बोलते हैं तो अपने आप उनके अंदर आत्मविश्वास आता है। और जो मौखिक परीक्षाएं वो निदानात्मक कार्यों के लिए कैसे उपयोगी होती हैं, जब हमने बच्चों को अच्छे से बोलना सिखाया होता है तो बच्चों के अंदर जो भी कमियां होती हैं, जैसे कि कमियां नहीं कह सकते, जो भी बच्चों को, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा गणित में कमजोर है, ठीक है, तो गणित में वो किस टॉपिक में कमजोर है, कहाँ उसको समझ में नहीं आता है, तो जब हम बच्चों को पूछेंगे तो बच्चा बहुत ही अच्छे से बता पाएगा। तो इस तरीके से निदानात्मक परीक्षण जो होता है उसमें यही होता है कि कारण का पता लगाना कि बच्चा आखिर में इस विषय में क्यों कमजोर है, किस विषय में कमजोर है, ये पता लगाना। तो ये भी अच्छे से हो पाता है मौखिक परीक्षाओं के माध्यम से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्रियात्मक शोध का मूल आधार, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्रियात्मक शोध का मूल आधार बताइए। तो समस्या हमारी और समाधान भी हमारा, यही है क्रियात्मक शोध का मूल आधार। इसको आप जरूर याद रखिएगा। समस्या हमारी है और हल भी हमारा ही होगा। अगर समस्या हमारी है तो हम उसका सलूशन भी, उस प्रॉब्लम का सलूशन भी हम खुद ढूंढेंगे। तो याद रखिएगा, प्रॉब्लम भी हमारी तो सलूशन, यानी कि उसका सलूशन भी हम खुद ढूंढेंगे। यही है क्रियात्मक शोध। अब है क्वेश्चन नंबर 9, मूल्यांकन क्या है। तो मूल्यांकन लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है या सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जांच के लिए हम मूल्यांकन करते हैं। बहुत ही आसान है, अगर कभी भी एग्जाम में पूछेगा आपके मूल्यांकन क्या है, तो मूल्यांकन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है या सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जांच के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, परिकल्पना क्या है। तो समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही परिकल्पना। अब इसका मतलब क्या, हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसके बारे में सोचते हैं, कल्पना करते हैं कि इसके कौन कौन से सलूशन हो सकते हैं। तो सबसे पहले कोई समस्या आती है तो हम उसके अलग अलग सलूशन पर, अलग अलग उसके उत्तरों पर या अलग अलग सलूशन पर, उसके अलग अलग हल पर विचार करते हैं। तो यही है परिकल्पना। दूसरे शब्दों में समस्या समाधान का पूर्व अनुमान ही परिकल्पना है। परिकल्पना को क्रियात्मक परिकल्पना भी कहते हैं। 2019 में ये पूछा हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। परिकल्पना को अन्य किन किन नामों से हम जानते हैं। तो परिकल्पना को हम क्रियात्मक परिकल्पना तथा उपकल्पना के नाम से भी हम जानते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसके द्वारा व्यक्ति की विभिन्न योग्यताओं का मापन, उसके व्यक्तित्व एवं रुचियों का अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है मूल्यांकन। मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति के विभिन्न योग्यताओं का मापन करते हैं, उसके व्यक्तित्व का, उसकी रुचियों का भी हम अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्रियात्मक शोध के अंतर्गत निर्देशित प्रथम चरण क्या है। तो क्रियात्मक शोध में जो सबसे पहला चरण होता है वो होता है समस्या की पहचान करना, आखिर में समस्या है क्या। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, शैक्षिक मापन का क्या अर्थ है। तो वेस्ले के अनुसार मापन मूल्यांकन का उपभाग है। मापन को मध्यमान, अंक, मात्रा, औसत तथा प्रतिशत आदि शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता है। मापन मात्रात्मक होता है। मापन का संबंध केवल भौतिक गुणों से होता है। ठीक है, तो मापन के अंतर्गत अंक देना बच्चों को, मात्रा तय करना, औसत, प्रतिशत, ये सारी चीजें मापन होती हैं। ठीक है, और मापन कैसे होता है, मात्रात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं, समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है। तो किसी भी समस्या का प्रस्तावित उत्तर सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके बारे में परिकल्पना करते हैं, उसके अलग अलग उत्तरों के बारे में सोचते हैं। जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, समस्या के प्रस्तावित उत्तर को परिकल्पना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा ही परिणाम देता है वो क्या होता है। बार बार प्रयोग करने पर अगर वो एक जैसा ही परिणाम दे रहा है, इसका मतलब वो विश्वास करने योग्य है। यहाँ पर देखिए विश्वसनीयता क्या हो जाएगा, विश्वसनीयता। ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा ही रिजल्ट दे रहा है तो वह विश्वसनीय परीक्षण है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार बताइए। तो परिमाणात्मक मूल्यांकन जो होता है उसमें लिखित परीक्षा होती है, मौखिक परीक्षा होती है, प्रायोगिक परीक्षा होती है। और जो गुणात्मक होता है इसमें इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार, अवलोकन, घटनावृत्त, जांच सूची और स्तर माप होता है। ठीक है, तो मूल्यांकन के प्रमुख प्रकारों में
परिमाणात्मक मूल्यांकन और गुणात्मक मूल्यांकन होता है, और इसमें भी अलग अलग होते हैं इनके अपने प्रकार। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है फॉर्मेटिव यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं? तो रचनात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन होता है जिसके द्वारा छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है। प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार रचनात्मक मूल्यांकन का अर्थ छात्र में होने वाले उन व्यवहारगत परिवर्तन की ओर संकेत करता है जिससे कि वह सैद्धांतिक विषयों से प्रायोगिक विषयों की ओर अग्रसर होता है। अर्थात इसमें छात्र द्वारा अपने प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग करने का मूल्यांकन किया जाता है। फॉर्मेटिव मूल्यांकन रचनात्मक, नाम ही है इसका रचनात्मक मूल्यांकन, यानी कि इसमें जो बच्चे को स्कूल में जो भी चीजें सिखाई गई हैं, जैसे बच्चे ने जोड़ सीखा, ठीक है, अब वो गया किसी किराने की दुकान पर गया तो उसने टॉफी खरीदी, उसने चॉकलेट खरीदी, उसने और भी सामान खरीदे, तो वो जो जो चीजें उसने खरीदी वो उनको जोड़ करके फिर वो दुकान वाले को पैसा दे रहा है। तो उसने जो स्कूल में सीखा वो क्या कर रहा है, उसका दैनिक जीवन में प्रयोग कर रहा है। ठीक है, तो यही होता है रचनात्मक मूल्यांकन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वीडियो कैसे लग रहा है दोस्तों, आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा वीडियो के नीचे। और सारे विषयों के बहुविकल्पी और अतलगुत्ती क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, आप उन सारे विषयों को भी देख सकते हो। सारे के सारे विषय, खासकर संस्कृत की अगर मैं बात करूं, मैंने बहुत ही अच्छे से अपने हाथों से लिख करके आप लोगों के लिए वीडियोस बनाए हैं, नोट्स बनाए हैं, वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी चैनल पर। अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। मूलभूत शोध का दूसरा नाम क्या है? तो मूलभूत शोध का दूसरा नाम ही मौलिक शोध है। मौलिक शोध को हम मूलभूत शोध भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है शून्य परिकल्पना क्या है? तो शून्य परिकल्पना का मतलब होता है निर्देश रहित परिकल्पना, जिसमें कोई निर्देश ही नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है अब नकारात्मक परिकल्पना क्या होती है? उदाहरण से समझाइए। तो नकारात्मक परिकल्पना ये होती है कि ये एक कथन होता है, ठीक है, जैसे कि एमडीएम, यहाँ पर एमडीएम यानी कि जो स्कूलों में मिड डे मील बनता है, इससे बच्चों के नामांकन में कमी होना। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर स्कूल में खाना बन रहा है तो बच्चे निश्चित रूप से स्कूल में आएंगे। तो ये क्या एक नकारात्मक परिकल्पना है जो कि गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? तो दक्षता आधारित मूल्यांकन में छात्र ने किसी कार्य को कितनी श्रेष्ठता से पूरा किया है, इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है। दक्षता का मतलब होता है कि बच्चे ने किसी काम को कितने अच्छे से, कितने मन से, जैसे आपने कोई असाइनमेंट दिया, कोई काम दिया बच्चों को करने के लिए, अब वहां पर आप ये देखोगे कौन सी बच्चे ने कितने अच्छे से उस काम को किया है, कितनी साफ सफाई से किया है। तो ये होता है दक्षता आधारित मूल्यांकन। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके डीएलएड में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है व्यापक मूल्यांकन क्या है अथवा व्यापक मूल्यांकन का अर्थ बताइए। तो व्यापक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसमें बालकों के क्रियात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष तथा संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से क्रियात्मक पक्ष का मतलब बच्चे के अंदर कौन कौन से कौशल हैं, इसको कौशलात्मक भी कहते हैं पक्ष, कौशलात्मक पक्ष भी कहते हैं। तो बच्चे के अंदर जैसे खेल में अच्छा है, सिंगिंग में, डांसिंग में, किस तरीके से वो किस चीज में अच्छा है। भावात्मक के अंदर उसकी रुचियों का, उसके संवेगों का भी हम ख्याल रखते हैं कि वो किस चीज में इंटरेस्ट है उसका। संज्ञानात्मक के अंतर्गत वो जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं चैप्टर्स, कितने अच्छे से बच्चे उसको सीख पा रहे हैं, कितने अच्छे से बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, इन सारी चीजों का ध्यान रखते हैं हम और फिर बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। तो ये व्यापक मूल्यांकन होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? तो यहाँ पर देखिए मूल्यांकन के मुख्य 4 पक्ष है, कहीं कहीं आपको 3 भी देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, और कहीं कहीं क्रियात्मक के अंतर्गत ही कौशलात्मक को भी रख लिया जाता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि अब इसे व्यापक मूल्यांकन यहाँ पर पूछा था, तो इसका जो आंसर है उसमें क्या कहा गया है? क्रियात्मक पक्ष, बच्चे का क्रियात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन हम करते हैं व्यापक मूल्यांकन में। ठीक है, तो मुख्य रूप से आपको 3 ही देखने को मिलेंगे, लेकिन कहीं कहीं आपको 4 भी देखने को मिल जाएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 है उत्तम परीक्षण की कोई 4 विशेषताएं बताइए। तो जो उत्तम परीक्षण होता है इसकी विशेषताओं में सबसे पहले है यह उद्देश्य पूर्ण होता है, कोई ना कोई इसका उद्देश्य होता है। ये व्यापक होता है, व्यापकता, सुगमता और समय एवं कीमत का भी ख्याल रखते हैं हम। इसमें 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 26 है मूल्यांकन हेतु कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं वो होते हैं।
अतिलघुत्तरीय प्रश्न होते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न होते हैं। तो इन सभी प्रकार के प्रश्नों का हम प्रयोग करते हैं मूल्यांकन में। अब क्वेश्चन नंबर 27 है, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के कौन कौन से पक्ष हैं? तो ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, कौशल, ये सारी चीजें आती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं, शोध कितने प्रकार का होता है? तो शोध 3 प्रकार के होते हैं, मूलभूत शोध, व्यवहारिक शोध और क्रियात्मक शोध, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं, क्रियात्मक शोध क्या होता है? तो अनुभूत समस्याओं का वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त समाधान ही क्रियात्मक शोध कहलाता है। अपने कार्य क्षेत्र में, अपनी संस्था में, अपने ऑफिस में, जो भी हम नित्य जीवन में अपने जिन भी समस्याओं को हम फेस करते हैं, जिन प्रॉब्लम्स को हम फेस करते हैं, उनका हम वैज्ञानिक ढंग से क्या निकालते हैं? हल निकालते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं? क्रियात्मक शोध कहते हैं। अपनी संस्था में किसी भी प्रकार की जो समस्या आती है उसका हम वैज्ञानिक पद्धति से हल या समाधान ढूंढते हैं, और उसे ही हम क्रियात्मक शोध कहते हैं। सिंपली आपको ऐसे ही एग्जाम में लिख देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं, क्रियात्मक शोध के कितने चरण होते हैं? तो क्रियात्मक शोध के 6 चरण होते हैं, और सबसे पहले चरण में क्या होता है? क्रियात्मक शोध में सबसे पहले चरण में क्या होता है? हम उस समस्या की पहचान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से संज्ञानात्मक पक्ष के कौन कौन से स्तर होते हैं, या संज्ञानात्मक स्तर भी इसको कहते हैं। तो इसके अंतर्गत यहाँ पर आप देखिए टोटल 6 पक्ष होते हैं। कौन कौन से हैं? तो ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, और ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। तो संज्ञानात्मक पक्ष के कितने स्तर होते हैं, कौन कौन से? तो सबसे पहले बच्चे को हम ज्ञान देते हैं, स्कूल में बच्चे को नॉलेज, बच्चा उसको समझता है, उसका बोध करता है, फिर उसको अपने दैनिक जीवन में अनुप्रयोग करता है, फिर उसका विश्लेषण करता है, उसके बारे में सोचता है, फिर समझता है, संश्लेषण करता है, और फिर लास्ट में होता है बच्चे का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 32 है, मापन कैसा होता है? तो मापन मात्रात्मक होता है, और ये चीज आपको याद रखनी होगी। क्वेश्चन नंबर 33 है, क्रियात्मक शोध के उपकरण बताइए, अथवा क्रियात्मक शोध के प्रमुख उपकरण कौन कौन से हैं? तो क्रियात्मक शोध के उपकरणों का मानकीकरण नहीं किया जा सकता है। प्रकरण की परिस्थिति के अनुसार हम उपकरणों का प्रयोग करते हैं। कुछ उपकरण निम्नलिखित हैं, अवलोकन करना यानी कि समस्या का अवलोकन करना, और प्रश्नावली तैयार करना, साक्षात्कार करना, विशेष, ये सारी चीजें आती हैं। 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 34 है, क्रियात्मक शोध के कोई 4 क्षेत्र बताइए। तो शिक्षण अधिगम संबंधी अगर बच्चों में कोई समस्या आ रही है तो क्रियात्मक शोध के माध्यम से हल कर लेंगे। मूल्यांकन संबंधी भी कोई समस्या अगर आ रही है तो भी, विद्यालय संबंधी समस्याएं, पाठ्य सहगामी गतिविधि संबंधी समस्याएं, इन सभी समस्याओं का समाधान हम क्रियात्मक शोध के माध्यम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, उत्तम प्रश्न पत्र बनाने की विधियों का नाम बताइए। तो नमूना तैयार करना, सबसे पहले बच्चों के लिए जब हम प्रश्न पत्र बनाते हैं, क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, तो सबसे पहले हम उसका नमूना तैयार करते हैं, फिर ब्लूप्रिंट करते हैं, फिर प्रश्न बनाते हैं, और फिर प्रश्न पत्र का संपादन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं, व्यापक मूल्यांकन का महत्व बताइए। तो इसमें व्यापक मूल्यांकन में व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन होता है। सभी पक्षों का मतलब बच्चे के क्रियात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, मापन के प्रकार बताइए। देखिए 2018 और 22 दोनों में पूछा हुआ प्रश्न है। तो मानसिक मापन और भौतिक मापन। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो मानसिक मापन है इसको हम गुणात्मक मापन भी कहते हैं, और जो भौतिक मापन है इसको हम मात्रात्मक मापन भी कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा। अभी देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। मूल्यांकन प्रक्रिया के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव और व्यवहार परिवर्तन, ये मूल्यांकन प्रक्रिया के प्रमुख अंग हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, मूल्यांकन का उद्देश्य बताइए। तो मूल्यांकन का उद्देश्य अधिगम स्तर की जांच करना है, बच्चे ने कितना सीखा है। और भावात्मक पक्ष किसे कहते हैं? तो इसके अंतर्गत बच्चों की रुचियों का ख्याल रखते हैं, बच्चे का किस विषय में इंटरेस्ट है, उनके संवेगों का ख्याल रखते हैं, और उनकी मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन को हम भावात्मक मूल्यांकन कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल 40 क्वेश्चन आप लोगों ने किए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने कॉलेज फ्रेंड्स को, और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आए हमसे बताते रहिए दोस्तों। और अगर अभी तक आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, खासकर ऐसे प्रशिक्षु जिन्होंने अभी तक अपनी तैयारी
बिल्कुल नहीं की है। अगर आप चाहते हो कम समय में 10 से 15 दिन में आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए, तो आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद कोई समस्या अगर आ रही है तो इस कॉन्टेक्ट पर आप हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर पर। और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी और आप सारे वीडियोस को अच्छे से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सारे विषयों के मास्टर क्लास के लिंक, सारे विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी हमने कराए हैं, तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद।